Assalamualaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nana Academy. I'm your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी 9th क्लास केमिस्ट्री जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है केमिकल बॉन्डिंग। फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि एटम्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, रिएक्ट क्यों करते हैं, किस तरह से करते हैं और इसकी रीजन क्या है। तो स्टूडेंट्स आए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आपके बुक के अंदर सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन जो है दिया गया, बड़ा सा पैराग्राफ है, ठीक है, जिसके अंदर आपके बुक में इंट्रोडक्शन दिया गया है कि एटम्स जो है वो क्यों रिएक्ट करते हैं। फ्रेंड्स इसकी जितनी भी इसके अंदर जो बातें लिखी हुई है ना, उन दो क्वेश्चन से घूमती है। व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टर और सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड ऑप्टिमल फ्लो। तो यही दो क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने याद रखने हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों से फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को उसका ओवरऑल सारा रिव्यू करके बता देता हूं और फिर आप लोगों ने दो शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद रखने हैं। स्टूडेंट्स आपने ये चीज कॉमनली ऑब्जर्व की होगी कि हमारे लिए जितनी भी चीजें मौजूद हैं उनमें से तमाम चीजें जो है वो स्टेबल होना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक गर्म चाय का कप है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, वो गर्म है, मैं उसको रख देता हूँ। वो क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी को लूज कर देगा और उसका टेम्परेचर, चाय ठंडी हो जाएगी ना, आम जुबान में चाय ठंडी हो जाएगी और उसका टेम्परेचर उतना हो जाएगा जितना कि उसकी सराउंडिंग का है। फ्रेंड्स अब उसने क्या किया, उसने अपना टेम्परेचर लूज कर दिया। क्यों लूज किया? कि वो स्टेबल हो जाए किसी तरह। स्टेबल का मतलब क्या है, तो आराम की हालत में आ जाए, ठीक है, स्टेबल कंडीशन के अंदर आ जाए। तो स्टूडेंट्स अब ऐसा नहीं कि वो चाय का कप पहले बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, बर्फ जम जाएगा, आप उसे रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो अपने टेम्परेचर को उतना ही लूज करेगा जितना के सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो अब जब वो सराउंडिंग के बराबर आ गया है तो फ्रेंड्स वो क्या हो गया, वो स्टेबल हो गया। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फ्रेंड्स अब ये बोर्डमार्क है मेरे हाथ में, अब मैं इसे ऊपर उठाता हूँ, देखिए इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा हो गई है। अब ये क्या चाहती है, ये चाहती है कि मैं एक ऐसे लेवल पे चली जाऊं जहां पे मेरी एनर्जी जो है मिनिमम हो। अब देखिए मैं ऐसे छोड़ूंगा, फौरन से नीचे आ जाएगी। अब ये क्या करेगी, अपनी एनर्जी को मिनिमम करना चाहती है, मिनिमम करना चाहती है। तो जितनी नीचे होती जाएगी इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम से कम होती जाएगी। फ्रेंड्स कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब जो है वो स्टेबल होना चाहते हैं, सब एक आराम की कंडीशन के अंदर आना चाहते हैं। तो जब सभी ये कोशिश करते हैं तो वो चीज जिससे, ठीक है, वो जो एटम्स है ना, ठीक है, जो कि मैटर का सबसे छोटा हिस्सा है, तो जो सारी चीज हमारे लिए मैटर ही है ना। मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो वजन रखती है, जगह घेरती है, हमारे लिए जो भी चीजें हैं ये भी एक मैटर है। तो जो सारी चीजें स्टेबल होना चाहती हैं, वो चीजें जो कि इनको बनाती हैं वो भी टेंडेंसी रखती हैं कि वो भी क्या हो, स्टेबल हो। समझ आ रहा है? तो एटम्स जो है ना हमारे पास, ये भी स्टेबल होना चाहते हैं, ये भी स्टूडेंट्स अपनी एनर्जी को कम करना चाहते हैं। अब एटम्स अपनी एनर्जी को कम कैसे करेंगे, ये साइंटिस्ट के लिए क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स उस दौर में क्या हुआ, नोबल गैसेस डिस्कवर हुई। नोबल गैसेस के बारे में आप जानते हैं कि नोबल गैसेस हमारे पास एक लास्ट का पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडियम। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने मेरा पीरियोडिक टेबल वाला लेक्चर नहीं लिया तो आप लोग जाके ले सकते हैं। केमिस्ट्री जो हमारी 9th क्लास की प्लेलिस्ट है उसमें सेकंड लेक्चर में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं मैंने आपको वो याद करवाए हैं। 10-15 मिनट का लेक्चर है, आप लोग इसे लेंगे आपको बहुत अच्छा पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा। तो आप लोग इसे लाजमी लीजिएगा, आपको पीरियोडिक टेबल की अच्छी समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इसका क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको बताया था ना, इना ने अरमान इक्वल सी रोंदी, ठीक है, इस तरह आप सिंपल इसको याद रख सकते हैं। इना ने अरमान इक्वल सी रोंदी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडियम। स्टूडेंट्स अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करें, हीलियम का 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 है, क्रिप्टॉन का 36 है, ज़ीनॉन का 54 है। ठीक है, इस तरह से इनके एटॉमिक नंबर्स चलते हैं। स्टूडेंट्स अब इसको, अब जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए तो अब नोबल गैसेस का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं? फ्रेंड्स इस गैसेस हम नोबल गैसेस कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इन्हें हम नोबल गैसेस क्यों कहते हैं। फ्रेंड्स नोबल जो लफ्ज है ना, इसका लफ्जी मतलब होता है इंग्लिश में जब हम देखते हैं ना, नेक को कहते हैं। अब ये नोबल गैसेस क्या है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी गैसेस हैं। ये ऐसे गैसेस हैं जो कि किसी भी और चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। एक किस्म के हैं तो एलिमेंट्स हैं, अब ये रिएक्ट नहीं करते।
अब साइंटिस्ट ने देखा कि बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर नई नई चीजें बनाते हैं। लेकिन ये ऐसी नई गैसेस हैं, ठीक है, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, तो इन्हें नाम दे दिया गया ये नोबल गैसेस, नोबल गैसेस हैं। अब फिर सवाल ये उठा कि ऐसा क्यों है कि नोबल गैसेस किसी भी दूसरी चीज के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करती। तो स्टूडेंट्स फिर इसका आंसर ये मिला कि नोबल गैसेस जो हैं, ठीक है, इस वजह से रिएक्ट नहीं करती क्योंकि ये स्टेबल है। ये स्टूडेंट्स क्या है, ये स्टेबल है। और बाकी एटम्स जो है, बाकी एलिमेंट्स क्यों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हर एटम जो है वो भी चाहता है, जिस तरह बाकी कायनात के अंदर तमाम चीजें चाहते हैं कि हम स्टेबल हो, इसी तरह एटम्स भी चाहते हैं कि हम स्टेबल हो। एटम स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को कम करते हैं। और एनर्जी को कम कैसे करते हैं, वो दूसरे एटम्स के साथ बाइंड करते हैं, मिलते हैं, और मिलकर वो अपनी एनर्जी को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स जब देखा गया कि नोबल गैसेस दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये इसका आंसर जो मिला कि स्टेबल है। तो स्टूडेंट्स फिर यहां से एक, ठीक है, अब ये समझे एक नया रूल, इसका नाम था डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल, इसकी पैदाइश हुई। ठीक है, ये डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल जो है ये उभर कर सामने आया। अब स्टूडेंट्स साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किया कि नोबल गैसेस जो है वो स्टेबल है, तो ये क्यों स्टेबल है, ये कैसे स्टेबल है। तो स्टूडेंट्स देखा गया कि नोबल गैसेस के अंदर ना एक करैक्टर देखा गया। अब हम सबसे पहले अगर हीलियम की बात करें, अब मैंने आपको इससे पिछले चैप्टर के अंदर मैंने आपको शेल्स पढ़ाए थे, मैंने आपको बताया था हमारे पास 4 शेल्स होते हैं, के एल एम और एन, ऐसे ही है ना, के एल एम एन। के के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैक्सिमम 2। एल के अंदर कितने आते हैं, 8। एम के अंदर 18 और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब फिर अगर हम हीलियम को ले लेते हैं, ठीक है, अब हीलियम है ना, अब हीलियम में आपको पता है, ठीक है, ये इसका फर्स्ट करें न्यूक्लियस है, इसके बाहर एक शेल है, पहला शेल। अब इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो आपको पता है कि जितने एटम का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमने बात इससे पहले चैप्टर के अंदर पढ़ ली है। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रेंड्स, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, हीलियम का ये हो गया। अब फ्रेंड्स आते हैं नियॉन पर। नियॉन का फ्रेंड्स क्या है, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। अब ये फर्स्ट करेंगे न्यूक्लियस के दरमियान में, पहले शेल क्या है, के शेल है, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब फ्रेंड्स सेकंड शेल क्या है, एल शेल है। अब एल शेल के अंदर जब आप देखेंगे ना, ठीक है, 10 में से, अब इसके ना 10 इलेक्ट्रॉन है नियॉन के अंदर, 10 में से 2 पहले शेल के अंदर आ गए, जिसका नाम है के। अब एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके पास बाकी कितने बचे, 8। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए स्टूडेंट, ठीक है, वो कहां में चले जाएंगे, वो एल शेल के अंदर चले जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पेयर बना के लिख रहा हूँ, 2 2 4 2 6 और 2 8। एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। स्टूडेंट्स फिर देखा गया, आर्गोन को देखा गया, आर्गोन का भी जो आउटर मोस्ट शेल था ना, उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है, इसका शेल आप बनाए, ठीक है, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहला शेल क्या है, ए, दूसरा क्या है, एल, तीसरा क्या है, एम। के अंदर 2 होंगे, एल के अंदर कितने होंगे, 8। 8 में 10 हो गए, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 18। 10 तो बाकी अंदर आ गए 8, तो इनके अंदर कितने होंगे फ्रेंड्स, 8 इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ में आ रही। इस तरह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, रेडॉन को देखेंगे, इनके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब साइंटिस्ट ने ये देखा कि नोबल गैसेस जो है इनकी स्टेबिलिटी की वजह ये है कि या तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, या इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। यहां से एक नतीजा ये निकाला गया कि ऐसे एटम्स जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एटम्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, स्टेबल होते हैं। और फिर देखा ये गया, जब बाकी एटम्स को देखा गया ना, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सोडियम की, जिसकी सोडियम की, फिर सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना एटॉमिक नंबर है इसका, 11। अब जब आप इसके शेल्स देखेंगे तो इसका पहला शेल है ए, फिर एल और फिर एम। ए के अंदर है 2, एल के अंदर है 8, एम के अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम है ना, वो क्या करते हैं आमतौर पर, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है +1 का। अब फ्रेंड्स +1 चार्ज क्यों आता है, ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, उसके न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन्स मौजूद हैं, 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं, और उसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये समझिए 3 शेल्स के अंदर है ना, कि 11 इलेक्ट्रॉन्स में आप ऐसे लिखते हैं। अब फ्रेंड्स देखें, एक एटम स्टेबल होता है, 11 नेगेटिव चार्जेस हैं अंदर, न्यूक्लियस के अंदर 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो टोटली एक एटम स्टेबल है।
अब जब वो क्या करता है, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकाल देगा। अब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब कितने हैं फ्रेंड्स इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे। कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखें 10 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास, अब 11 प्रोटॉन अभी भी, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन एक इजाफी प्रोटॉन को कैंसिल कोई नहीं करेगा। तो होगा क्या, वो जो एक इजाफी प्रोटॉन है ना वो +1 की शक्ल में, किस शक्ल में, +1 की शक्ल में सोडियम के ऊपर अपीयर होता है जब एक सोडियम एटम जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। ठीक है, आमतौर पर सोडियम की शक्ल में पाया जाता है, सोडियम +1 की शक्ल में ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। अब साइंटिस्ट ने देखा कि जो देखिए बाकी एटम्स है, सोडियम की सिर्फ आपके एग्जांपल नहीं जा रही है, बाकी जितने भी एटम्स हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। उनकी लिए कोशिश होती है कि हम अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को या 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए सोडियम ने क्या किया, या फिर सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो मुझे बताएं कि 7 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है। तो आप फौरन से कहेंगे कि सर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा आसान है। तो सोडियम यही करता है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, शेल खत्म हो जाता है, फिर अगला शेल है ये आउटर मोस्ट शेल बन जाता है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ये स्टेबल हो जाता है। मेरे बात समझ में आ रही है? इस तरह से सोडियम स्टेबल हो गया। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट, अब हाइड्रोजन का नंबर 1 है, ये पहला ही एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। अब इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो पहले शेल में पड़ा होता है के में। अब हाइड्रोजन क्या करता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन ये करता है कि जो ये फर्स्ट करें हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और इसका एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या करता है, या एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है, लूज करके क्या बना देता है, H पॉजिटिव, मतलब एक प्रोटॉन बना देता है। देखिए ना, जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो उसके सेंटर में से पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्रोटॉन है। ठीक है, जबकि अब हाइड्रोजन है ना जो, देखिए जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H नेगेटिव, इसे हम कहते हैं हाइड्राइड, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्राइड आयन कहते हैं। ठीक है, H नेगेटिव, तो ये बना देगा। अब हाइड्रोजन जो है उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को लेना भी आसान है और इलेक्ट्रॉन को लूज करना भी आसान है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अब जब एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। मेरे पास समझ में आ गया फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। तो इस तरह साइंटिस्ट ने देखा कि जो प्रॉपर्टी के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का होना या 8 इलेक्ट्रॉन का होना, ठीक है, ये एटम्स को स्टेबल कर रहा है। तो उस बिना पर साइंटिस्ट ने फिर डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल पेश किए। डुप्लेट रूल स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल कहते हैं कि ये एक ऐसा रूल है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कि एटम के, डुप्लेट का मतलब होता है डी से रखें डबल, ठीक है, एक ऐसा रूल है ये, इसके अकॉर्डिंग ऐसे एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्टेबल होंगे। इसकी मिसाल में आप हाइड्रोजन लिख सकते हैं, आप हीलियम लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसी तरह से लिथियम लिख सकते हैं। ठीक है, जो लिथियम है फ्रेंड्स, लिथियम जो है आप अगर पहला देखेंगे ना, हाइड्रोजन में लिथियम आता है, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल याद करवाया हुआ है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल हो गया। मेरे बात समझ में आ रही? तो फ्रेंड्स ये डुप्लेट रूल कहता है कि एक एटम स्टेबल तब होगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टाम कहते हैं 8, ऑक्टेट रूल कहता है कि एटम जो है वो स्टेबल तब होगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आगे तब स्टेबल होगा। तो फ्रेंड्स ये ऑक्टेट रूल कहता है। आप लोगों के स्क्रीन पर इसको डिफरेंस शो हो रहे हैं, आप लोगों ने इसी तरह से डिफरेंस है वो लिखना है। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोगों ने मुझसे ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, यही आप लोगों ने याद रखने हैं, तो यही 2 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखने हैं पूरे पैराग्राफ के अंदर से, और आप लोगों की स्क्रीन पर वो भी निशान लगे शो हो रहे हैं, आप लोग यहाँ से देख के इनको निशान लगा लें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इस पैराग्राफ के नीचे 2 टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं, एक है अल्कली मेटल्स की और एक है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फ्रेंड्स कौन सी 2 टर्म्स हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फ्रेंड्स आपने ज़हन रखना कि होते क्या हैं। ठीक है, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो पहला ग्रुप है ना, मैं यहाँ पे अगर आप लोगों की आसानी के लिए लिख दूं इस तरह से, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, फ्रेंड्स पहला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, इन्हें हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इस ग्रुप का नाम है अल्कली मेटल्स। और इससे जो अगला ग्रुप है ना, ग्रुप 2, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें हमारे पास आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और रेडियम। ठीक है, देखिए डी मच का सर बड़ा, मैंने आपको बताया था ना, डी मच का सर बड़ा। ठीक है, तो आपको ये भी याद हो गया, हार भी नहीं की रब से फरियाद,
तो आपको ये भी याद हो गया। तो जो पहला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, इसे कहते हैं अल्कली मेटल्स, और जो सेकंड ग्रुप है फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल का, इसे हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बुक में लिखा हुआ है कि ये दोनों जो हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव फ्रेंड्स इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को जब ये लूज करेंगे, तो मैंने आपको अभी बताया कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, मैंने आपको सोडियम के केस में बताया। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को जब लूज, एक एटम के अंदर नॉर्मली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो ये तादाद डिस्टर्ब होती है। इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा, तो जो ज्यादा प्रोटॉन है ना वो पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के ऊपर शो हो रहा होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आपने चीजों को ध्यान में रखना है। ये अल्कली मेटल्स और ये अल्कलाइन मेटल्स ये क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है। और ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव से स्टूडेंट्स क्या मुराद है? हम एक अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। मिसाल मैं आपको क्लोरीन की एग्जांपल देता हूं, ठीक है। क्लोरीन हमारे पास क्या है? ठीक है, ये ग्रुप 17 का एक एलिमेंट है। ग्रुप 17 क्या है? मैंने आपको याद करवाया हुआ है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्रोजीन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था? फरीदा, ठीक है, कल, बाजार आई, अंडे, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका निमोनिक है। अब क्लोरीन का स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर होता है 17। आप इनके एटॉमिक नंबर्स याद रखिए। स्टूडेंट्स 17 आप इसको देखें। अब इसके तीन शेल्स हैं, ए, एल, एम। अब देखिए के में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एल में 8 आ गए। अब बाकी कितने रह गए? एम के अंदर कितने आएंगे? 17 है ना। 10 जब निकल के बाकी रह गए 7। एम के अंदर 7 है, ठीक है। जबकि ऑक्टेट रूल कहता है कि एक एटम के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा। अब मुझे बताएं कि एक इसके पास ऑप्शन ये है कि 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और एक इसके पास ऑप्शन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो इसके लिए मुझे बताएं आसान कौन सी चीज है? फ्रेंड्स इसके लिए आसान ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। सारा तो आपने इसको ध्यान में रखना है। ये सेल में ठीक है कमिट 17 है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 17 है, इलेक्ट्रॉन जिसके पास 17 करोड़ हो गए। अब ये नॉर्मलाइज स्टेट है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके आउटरमोस्ट, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18, ठीक है। प्रोटॉन कितने हैं? 17। अब 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे, लेकिन इसके ऊपर एक इजाफी चार्ज इलेक्ट्रॉन का रहेगा जिसको हम Cl-1 इस तरह से शो कर देंगे। जो -1 चार्ज है ना इजाफी इलेक्ट्रॉन का, जो कि पूरे एटम के ऊपर अपेयर होता है। मेरे बात समझ में आ रही? अब चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज लेते हैं, इसी वजह से इन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आमतौर पर ये होता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ये इंशाल्लाह जब हम आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे वहां पे हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये इंट्रोडक्टरी पेज के अंदर आपकी बुक में ये सारी चीजें जो है ये लिखी हुई थी, आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं केमिकल बॉन्ड की तरफ। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? स्टूडेंट्स बॉन्ड का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। बॉन्ड का क्या मतलब होता है? जोड़ना। केमिकल बॉन्ड का क्या मतलब है? ऐसा बॉन्ड जो कि केमिकल्स को जोड़े, उसमें हम क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है क्या? केमिकल बॉन्ड है क्या? केमिकल बॉन्ड हम कहते हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। अट्रैक्शन की कुव्वत है जो कि दो एटम्स को, ठीक है, आपस में जोड़ के रखती है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? क्योंकि दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। मैंने आपको बताया कि दो एटम्स आपस में क्यों जुड़ते हैं? ताकि उनकी एनर्जी क्या हो? कम हो। और उनकी एनर्जी कम होगी तो वो क्या हो जाएंगे? वो स्टेबल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की डेफिनेशन रीड करते हैं। तो केमिकल बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कशिश की कुव्वत है बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान, which hold का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पकड़ के रखना, ठीक है। होल्ड का क्या मतलब है? पकड़ के रखना। which hold जो कि पकड़ के रखती है them together, उन्हें आपस में इकट्ठा, to form a molecule और कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाने के लिए। बच्चों मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या फर्क होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या होता है? ध्यान में रखें कि जब दो एक जैसे एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन, O2। अब ऑक्सीजन क्या है? कंपाउंड है का मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो एटम है, एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है। अब जब दो एक जैसे एटम्स आपस में मिलेंगे तो ये जो मिलकर चीज बनाएंगे ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इनके दरमियान एक बॉन्ड मौजूद होता है, उस बॉन्ड को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, उसको हम आगे पढ़ेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं, क्लोरीन, ठीक है। अब Cl2 क्लोरीन एक गैस है, इस शक्ल में एग्जिस्ट करती है। क्लोरीन भी एक मॉलिक्यूल है। मेरी बात समझ में आ रही? तो दो एक जैसे एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो कि आप देखें इसे H2O वाटर, ठीक है। आप देखें HCl, ठीक है। अब ये क्या है? ये कंपाउंड है। मेरी बात समझ में आ रही? तो आपने इन चीजों को क्या रखना है? ज़हन में रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए वहां पे हो क्या रहा है। अब ये एक एटम, ये एक एटम, ये इन दोनों के दरमियान में एक लाइन शो कर रहे हैं। तो बेसिकली एक बॉन्ड है जिसमें दोनों एटम्स को आपस में जोड़ा हुआ है।
और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है, और जब जोड़ के रखती है तो या मॉलिक्यूल बनता है या कंपाउंड बनता है, तो जिसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब हमारे बुक के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, एक तो हम कहते हैं तीन टाइप्स मेजर डिस्कस किए हुए हैं। एक हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, क्या है स्टूडेंट्स, आयोनिक बॉन्ड, एक है कोवेलेंट बॉन्ड और एक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। मैं दोबारा रिपीट करें, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपने तीनों टाइप्स नहीं रखने, क्लियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आगे ये जो केमिकल बॉन्ड है इसकी डेफिनेशन में एक और चीज एक्सप्लेन की हुई है। और फ्रेंड्स देखें, बस आगे आपको एग्जांपल देते हैं। मेरे पास एक एटम है, अब इस एटम अंदर ये प्रोटॉन है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन है। अब फ्रेंड्स इसी तरह और साथ ये एटम है, इसके ये इलेक्ट्रॉन है। अब फ्रेंड्स जब ये दो एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब इनके दरमियान ना दो तरह की फोर्सेस है। कितनी तरह की फोर्सेस है? दो तरह की फोर्स है, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक फोर्स ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स ऑपोजिट चार्जेस आपको पता है कि उससे को अट्रैक्ट करते हैं, फ्रेंड्स ये होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होगा फ्रेंड्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरी तरह की कौन सी फोर्स है फ्रेंड्स? ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये जो प्रोटॉन है इस प्रोटॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो याद रखें जब कभी भी दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, उनको एक दूसरे के करीब लाते हैं, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन, उनको दूर धकेलने की कुव्वत भी होती है, ठीक है। दोनों चीजें आपने ध्यान रखना है। फिर होता क्या है, अगर हम दो एटम्स को करीब लाएं और उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डोमिनेट कर जाए, डोमिनेट का क्या मतलब, वो गालिब आ जाए, वो ज्यादा हो जाए बनिस्बत उन फोर्सेस के जो कि उन्हें परे धकेल रही है, दूसरे से दूर धकेल रही है, तो एटम जो है वो आपस में इकट्ठे होकर एक उनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है, वो मॉलिक्यूल का कंपाउंड बना देते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो ये एक बेसिक सी लाइन जो आपके ऊपर लिखी हुई थी जो मैंने आप लोगों के नाम से समझा दी है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक कांसेप्ट दूंगा और हम आयनिक बॉन्ड को जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।